जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय 8th पे कमीशन को लेकर नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। उसी के बीच वित्त मंत्रालय ने भी यहाँ पर बड़ा संदेश दे दिया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी, इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर स्पष्टीकरण जारी किया। उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ पर सीआरपीएफ ने आर्थिक हितों की पैरवी के लिए एक बोर्ड जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कुछ 7-8 व्यक्ति कार्य करने वाले हैं। ऐसा बोर्ड यहाँ पर सीआरपीएफ ने भी जारी कर दिया है। उसको लेकर भी विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये दो बड़ी खबरें आपके काम की है। दोनों ही खबरें आपके लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ, जानते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीए डीआर को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर स्पष्टीकरण जारी किया। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि डीए और डीआर को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रयास यानी विचाराधीन नहीं है यहाँ पर केंद्र सरकार का। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर मंत्रालय ने यहाँ पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और इस पर पुनः विराम भी लगा दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया जब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर है और कर्मचारी सैलरी ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि डीए और डीआरए को बेसिक पे में मर्ज करने से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। यही स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अफवाहों के बाद दिया गया, जहां कहा जा रहा है कि जल्द ही मर्जर का ऐलान हो सकता है। वहीं 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। वहीं पर एक और बड़ा कांड भी है। कई लोग के मन में सवाल था कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहेगी या फिर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले वेतन आयोग का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के मन में सवाल है कि जो 8th पे कमीशन है क्या वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 2016 के 7वें वेतन आयोग के बाद से ही डीए डीआरए मर्ज की महंगा उठाई थी। उनका तर्क है कि महंगाई बढ़ने से डीए का बोझ बढ़ जाता है, जिससे बेसिक पे में मिलाने से पेंशन और अन्य भत्तों में फायदा मिलेगा। स्टाफ साइड के एक प्रतिनिधि ने कहा कि यह मर्जर कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया। साथ ही साथ विशेषज्ञों का मानना है कि मर्जर से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एक एनालिस्ट ने बताया वर्तमान में 58% तक पहुंच चुका है। इसे मर्ज करने में से बेसिक पे बढ़ेगा और जीडीपी का 0.5% से ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है। हालांकि मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि डीए को समय समय पर बढ़ाया जाएगा ताकि महंगाई से राहत मिलती रहे, लेकिन डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये बातें पूरी तरह से सरकार ने साफ कर दी हैं। वहीं पर 8वें वेतन आयोग से क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी को फायदा होगा। कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक जा सकता है, जिससे औसतन वेतन 30 से 40% बढ़ेगा, लेकिन डीए मर्ज न होने से निराशा भी यहाँ पर जताई जा रही है। एक यूनियन लीडर ने कहा है कि अगर मर्जर होता है तो पेंशनर को बड़ा रिलीफ मिलता है। सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2025-26 में आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। फिलहाल अगला डीए बढ़ोतरी मार्च 2026 तक तय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला जो डीए बढ़ोतरी होगा वो मार्च 2026 से आपका तय होना है।
साथ ही साथ कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा इसका असर, क्या प्लानिंग करें? जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को डीए पर निर्भर रहना पड़ेगा। महंगाई रेट 5.49 होने से अगली बढ़ोतरी 3% हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानर्स सलाह देते हैं कि बचत पर फोकस करें और म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ाएं। एक एक्सपर्ट ने कहा है कि वेतन स्थिर रहेगा, लेकिन महंगाई से निपटने के लिए साइड इनकम सोर्स बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक झटका साबित हो सकता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत की उम्मीद बनी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि समय पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर होते हुए बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। उसी के बीच अगली बड़ी खबर है, सीआरपीएफ ने आर्थिक हितों की पैरवी के लिए बनाया नया बोर्ड। 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाए जाएंगे सुझाव। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीआरपीएफ ने बोर्ड बनाया है, इसके जो सभी के सुझाव हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो सभी सुझाव ये बोर्ड वहां तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते और दूसरी तरह की आर्थिक फायदों में बदलाव के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन भी किया। गत वर्ष 3 नवंबर को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्षता में गठित किया गया आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोगों की टीम बनाई गई है, जिसके अंदर जो इसकी अध्यक्षता करेंगी वो करेंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और यहाँ पर इनको 18 महीने का केंद्र सरकार ने समय भी दिया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते और दूसरे तरह के आर्थिक फायदों में बदलाव के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। साथ ही साथ आपको बता दें, 3 नवंबर को जस्टिस प्रकाश रंजना देसाई को अध्यक्षता में गठित किया गया और 18 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने का कहा भी गया। हालांकि आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में अपनी मांगों को शामिल करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन एवं नेशनल काउंसिल की ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जेसीएम ने अपने सुझाव भी दे दिए हैं। देश की सबसे बड़ी केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने अपने जवानों अफसरों के हितों के लिए पैरवी के लिए 7 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। जी हाँ दोस्तों, यह बोर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाएगा। यानी इनका कहना है कि जो 18 महीने का यहाँ पर समय लगेगा, उसके अंदर अगर कुछ हो सकता है तो ये वहां तक आपकी सभी मांगे पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये जो यहाँ पर बोर्ड का गठन किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। साथ ही साथ जो इसमें गठित बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये सीआरपीएफ ने 2 जनवरी को यह बोर्ड गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता की है एडीजी संदीप खिरवार कर रहे हैं। इसके अंदर आईजी मितेश जैन, जीआईजी किशोर प्रसाद और जीआईजी पदम कुमार, कमांडेंट वाई एन राय, साथ ही साथ रमेश कुमार, अभिषेक सिंह और संदीप सिंह पवार को सदस्य यहाँ पर बनाया गया है इस बोर्ड गठित के अंदर। साथ ही साथ एक अधिकारी के मुताबिक सीआरपीएफ देश का एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जो आंतरिक ड्यूटी के मोर्चे पर सबसे ज्यादा संख्या में तैनात है। जेएंडके में आतंकवाद हो या उत्तर पूर्व में उग्रवाद, इन जोखिम भरे क्षेत्रों में यह बल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़े जोखिम वाली ड्यूटी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ और इसकी विशेष इकाई कोबरा का है। ऐसे में इस बल को 8वां वेतन आयोग खास तवज्जो दे, इसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है। वेतन आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसमें सीआरपीएफ के तैनाती वाले जोखिम भरे क्षेत्रों के बारे में बताया जाएगा। वहां पर जवानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन क्षेत्रों तक जाने के लिए कैसा ट्रांसपोर्ट है, सड़कें, दूसरी मूलभूत सुविधाओं की भी क्या स्थिति है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर जो और मुद्दे उठा जाएंगे, इन सभी बातों को मद्देनजर भी जरूरी सुझाव होगा। बोर्ड द्वारा 8वें वेतन आयोग को दिए जाएंगे। सिपाही को लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को भी पदोन्नति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये बातें भी वेतन आयोग तक पहुंचाई जाएंगी। वित्त मंत्रालय के 2008 में जारी एक कार्यालय ज्ञापन ओम में कहा गया था कि जिन कर्मियों को 4800 रुपए का ग्रेड पे है,
और वे उसमें 4 साल की सेवा कर चुके हैं तो उनका ग्रेड पे 5400 रुपए हो जाएगा। यह बात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्वतः ही लागू नहीं होती। इसे लागू कराने के लिए इंस्पेक्टरों की अदालत का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह के मुद्दे भी बोर्ड की सिफारिशों में शामिल किए जाएंगे। यानी ये जो बोर्ड बनाए गए हैं ये बेहद ही ज्यादा अहम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, जोखिम भरे क्षेत्र की चुनौतियां होंगी प्रमुख मुद्दा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो होगा तैनाती आंतरिक सुरक्षा मोर्चे पर। साथ ही साथ यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम वाले हैं। कोबरा यानी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान हो, उत्तर पूर्व में उग्रवाद या फिर नक्सल प्रभावित इलाके, हर जगह सीआरपीएफ की एक अहम भूमिका रही है। इसके तहत अधिकारियों के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम वाले हैं और 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ और उसकी विशेष इकाई कोबरा का बड़ा योगदान रहा है। बोर्ड की रिपोर्ट में इन सभी जोखिम भरे क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा, जैसे कि दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने के साधन, सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, लंबे समय तक परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करने की मजबूती। इन सभी चुनौतियों का विस्तार उल्लेख पूर्वक यहाँ पर इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ वेतन भत्ते और पदोन्नति से जुड़े मुद्दे भी यहाँ पर उठाए जाएंगे, जैसे कि वेतन एवं भत्तों का ढांचा, जोखिम भत्ता, एचआरआई, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य वित्तीय सुविधाएं जैसे केडर रिव्यू जैसे मुद्दे भी यहाँ पर उठाए जाएंगे। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कर्मियों की पदोन्नति के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस, नॉन फंक्शन फाइनेंशियल अपग्रेड, पुरानी पेंशन जैसे मामले अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं, जिन्हें लेकर भी बोर्ड 8वें वेतन आयोग को ठोस सुझाव देगा। यानी ये जो बोर्ड बनाया है सीआरपीएफ ने, ये काफी अच्छा काम करने वाला है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि आखिर सरकार अब करती क्या है। क्या जल्द ही आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा या अभी 2027 लास्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।